उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये तुम मुझे बता रहे हो या धमका रहे हो? लीजा ने गुर्राते हुए कहा। मिलर धमकी नहीं देता, जो कहता है इस पर अमल भी करता है। इस बार मिलर ने भी गुर्राते हुए कहा, जो भी है तुम बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? लीजा ने सर झटकते हुए कहा। कोड बॉक्स, मिलर ने कहा। कोड बॉक्स हमारे पास नहीं, हम भी इसकी तलाश में यहाँ आए हैं और हम डॉक्टर कासिम को अब तक तलाश नहीं कर सके हैं, लीजा ने कहा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ढीठ बन रहे हो लीजा। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझसे झूठ बोलकर बच सकती हो? मिलर ने इस बार कतरे गुस्सेले लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही, लीजा ने उसी अंदाज में कहा। तुम शायद नहीं जानती कि तुम और कॉटर जब से पाकिस्तान आए हो तब से हमारी नज़रों में हो। तुम दोनों की मसरूफियात को हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, मिलर ने कहा। तो लीजा बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब? तुम हमें मुसलसल मॉनिटर कर रहे हो? लीजा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, कॉटर ने कॉस्टिया के मुखबर साइफन से बात करके $1.5 करोड़ में डॉक्टर कासिम का पता चलाया था। फिर तुम और कॉटर वंडर ग्रुप के हमरा व्हाइट स्टोन के इलाके में पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान के लॉर्ड सिकंदर की रिहाइश गाह है, और वहां इसका एक खुफिया ठिकाना है जहां डॉक्टर कासिम कोड बॉक्स के साथ मौजूद था। तुम दोनों ने जिस तरह लॉर्ड सिकंदर के खुफिया ठिकाने में पहुंचकर डॉक्टर कासिम के साथ जो सलूक किया था और जिस तरह उससे कोड बॉक्स हासिल किया था, इसके बारे में मैं एक एक तफसील जानता हूं। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम और कॉटर अभी तक डॉक्टर कासिम को तलाश कर रहे हो और तुम्हें कोड बॉक्स नहीं मिला? मिलर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर लीजा ने गुस्से और बेबसी से होंठ भींच लिए। अगर तुम हमें मुसलसल मॉनिटर कर रहे हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हमने कोड बॉक्स कहाँ रखा है, लीजा ने कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। मैं हेडक्वार्टर राब्ता करके मॉनिटर सेल से पूछ लूंगा कि तुमने कोड बॉक्स कहाँ छुपाया है। मैं किसी ना किसी तरह कोड बॉक्स तक पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन ये याद रखना कि कोड बॉक्स मैंने खुद तलाश कर लिया तो तुम दोनों किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम दोनों को भयानक मौत से हमकुनार करके ही यहाँ से जाऊंगा। अलबत्ता कोड बॉक्स तुम खुद मेरे हवाले कर दो तो मैं तुमसे रियायत बरत सकता हूँ, मिलर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। कैसी रियायत? लीजा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। यह कि तुम दोनों की मौत आसान हो जाए, मिलर ने सफाकी से कहा। तुमने मुझे और कॉटर को पकड़कर अपने हक में बुरा किया है मिलर। तुमने शायद हमें आसान शिकार समझ लिया है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम अगर रूसिया की मास्टर एजेंसी के टॉप एजेंट हो तो हम भी आम एजेंट नहीं। हमारा ताल्लुक हॉट वाटर एजेंसी से है, और हॉट वाटर के एजेंट इतने तरने वाला नहीं कि तुम जैसे एजेंट उन्हें निगल सकें। मैं और कॉटर तुम्हारे हलक का कांटा बन जाएंगे, जिसे ना तुम निगल सकोगे और ही ना उगल सकोगे, लीजा ने गुर्राते हुए कहा। फिलहाल तो तुम दोनों मेरे रहमो करम पर हो। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें होश में लाया हूं। तुम मुझे कोड बॉक्स के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कॉटर को होश में लाकर इससे पूछूंगा। अगर उसने भी मुझे कोड बॉक्स देने से इनकार कर दिया तो फिर तुम दोनों का अंजाम बेहद भयानक होगा, और फिर कोड बॉक्स कैसे तलाश करना है ये सब मैं बाद में सोच लूंगा, मिलर ने कहा। मैं जानती हूं कि कोड बॉक्स कहाँ है, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कॉटर को भी होश में ले आओ, ये भी तुम्हें कोड बॉक्स के बारे में नहीं बताएगा। वैसे भी कोड बॉक्स एक्रीमिया की इमानत है, और ये अमानत मैं एक्रीमिया ही लेके जाऊंगी। इससे तुम्हारा और रूसिया का ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मुझे और कॉटर को छोड़ दो और जिस तरह यहाँ आए हो उसी तरह खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, वरना, लीजा ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारे किसी वरना से नहीं डरता। मैं यहाँ कोड बॉक्स हासिल करने आया हूँ, और जब तक मुझे कोड बॉक्स नहीं मिल जाता इस वक्त तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मिलर ने भी करख्त लहजे में कहा। तब फिर तुम्हें सिवाय नाकामी के कुछ नहीं मिलेगा, लीजा ने कहा। सोच लो, तुम्हारे ये अल्फाज तुम पर भारी पड़ सकते हैं, मिलर ने कहा, और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर सामने पड़ा हुआ खंजर उठा लिया और उसकी धार पर उंगली फेरने लगा। मैं जो कहती हूँ सोच समझ कर ही कहती हूँ, लीजा ने इसके हाथ में मौजूद खंजर की परवाह न करते हुए इस तरह करख्त और गुर्राहट भरे लहजे में कहा। ये खंजर अब तुम्हारे दिल में घुसेगा, मिलर ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। तो लीजा के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। रुको, मेरी बात सुनो, लीजा ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। मेरा हाथ सिर्फ ये सुनने पर रुकेगा कि तुम मुझे कोड बॉक्स के बारे में बता रही हो, मिलर ने खुश्क लहजे में कहा। हाँ, मैं तुम्हें कोड बॉक्स के बारे में बताती हूँ, लीजा ने कहा। तो मिलर जिसने खंजर वाला हाथ बुलंद कर लिया था उसका हाथ नीचे आ गया।
बताओ कहाँ है कोड बॉक्स, मिलर ने पूछा। कोड बॉक्स कॉटर के पास है, उसने उसे कहीं छुपाया है। जब हम कॉटर बॉक्स लेकर यहाँ पहुंचे थे तो मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम में चली गई थी। जब मैं वापस आई तो उसने कोड बॉक्स कहीं छुपा दिया था। मैंने उससे बहुत पूछा कि उसने कोड बॉक्स कहाँ छुपाया है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो उसे होश में लाए और उससे पूछ लो, लीजा ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। क्यों? इसने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि उसने कोड बॉक्स कहाँ छुपाया है? मिलर ने उसे घूरते हुए कहा। मैं नहीं जानती, लीजा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ और इसी से पूछता हूँ कि उसने कोड बॉक्स कहाँ छुपाया है। मिलर ने पहले लीजा से और फिर अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मिलर ने मौतबाना लहजे में कहा। होश में लाओ कॉटर को, मिलर ने कहा। ओके बॉस, मिलर ने इसी तरह मौतबाना लहजे में कहा। फिर वो कॉटर के उकब में आ गया। इसने लीजा की तरह एक हाथ से कॉटर का नाक पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। दम घुटते ही कॉटर के जिस्म में हरकत पैदा हुई तो मिलर ने उसके नाक और मुंह से हाथ हटा दिए। थोड़ी ही देर बाद कॉटर ने भी आंखें खोल ली। होश में आते ही उसने भी बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो कुर्सी पर मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ है। खुद को बंधा पाकर उसकी हालत भी लीजा से मुख्तलिफ ना थी। ये सब क्या है? कौन हो तुम और तुमने हमें इस तरह क्यों बांध रखा है? कॉटर ने खुद को संभाल कर मिलर की तरफ खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। मेरा तारुफ तुम्हारी साथी लीजा कराएगी। क्यों लीजा? मिलर ने मुस्कुरा कर कहा। लीजा? क्या मतलब? कौन लीजा? कॉटर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। ये मिलर है कॉटर, इसका ताल्लुक रूसिया की मास्टर एजेंसी से है। उसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम है और उसे ये भी मालूम है कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए थे। लीजा ने कॉटर से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? उसे कैसे पता है कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए थे? कॉटर ने हैरान होकर कहा तो लीजा ने उसे सारी तफसील बता दी। तो तुम हमसे कोड बॉक्स हासिल करना चाहते हो? सारी बात सुनकर कॉटर ने मिलर की तरफ गुस्सेली नजरों से घूरते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर डिगलिस की ऐजाद एक्रीमिया की तरह रूसिया के लिए भी इंतहाई मुफीद है। बी ऑर्गन की जितनी एक्रीमिया को ज़रूरत है उतनी ही रूसिया को भी है। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वो गन इसका फार्मूला मेरे हवाले कर दो। मिलर ने उसे घूरते हुए कहा। कोड बॉक्स मेरे पास नहीं, कॉटर ने मुंह बनाते हुए कहा। लीजा कह रही है कि कोड बॉक्स तुम्हारे पास है। जब तुम दोनों यहाँ आए थे तो लीजा कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी और तुमने इस दौरान कोड बॉक्स कहीं छुपा दिया था, मिलर ने कहा। क्या तुमने यहाँ तलाशी ली थी? कॉटर ने पूछा। हाँ, हमने सारी रिहाइशगाह चेक कर ली है लेकिन हमें कोड बॉक्स कहीं नहीं मिला, मिलर की बजाय मिलस ने कहा। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने कोड बॉक्स इसी इमारत में कहीं छुपाया है? कॉटर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? अगर तुमने कोड बॉक्स इस इमारत में नहीं छुपाया तो कहाँ छुपाया है? बोलो, मिलर ने गुस्सेले लहजे में कहा। जब लीजा वॉशरूम गई थी तो यहाँ एक आदमी आया था। इस आदमी का ताल्लुक हमारी एजेंसी से है। चीफ की हिदायत के मुताबिक मैंने वो बॉक्स फौरी तौर पर इसके हवाले कर दिया था और वो कोड बॉक्स लेते ही यहाँ से निकल गया था। अब तक वो ना जाने कोड बॉक्स लेकर कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। कॉटर ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा तो मिलर के साथ साथ लीजा भी चौंक पड़ी। कौन था वो एजेंट? नाम बताओ उसका, मिलर ने गुस्सेले लहजे में कहा। मैं उसका नाम नहीं जानता। पहले से ही तय था कि हम जैसे ही कोड बॉक्स हासिल करेंगे हमारे चीफ बॉस एक एजेंट को भेज देगा और हमें कोड बॉक्स उसके हवाले करना है। अब ये इत्फाक ही था कि लीजा इस वक्त वॉशरूम में थी और वो आदमी यहाँ आ गया और मैंने कोड बॉक्स उसके हवाले कर दिया, जिसे लेने के बाद वो एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुका था। कॉटर ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो कॉटर। अगर तुम इस एजेंट को नहीं जानते थे तो फिर तुमने कोड बॉक्स उसके हवाले कैसे कर दिया? मिलर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसने मुझे वो कोड्स बताए थे जो चीफ ने मुझे पहले से बता रखे थे। कोड वर्ड्स के तबादले के बाद ही मैंने कोड बॉक्स उसके हवाले किया था, कॉटर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मिलर ने कुछ कहना चाहा कि अचानक उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। उसने फौरन जेब से ट्रांसमीटर निकाला और फिर उसने होंठ भींचे और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मिलर ने अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मिलस ने मौतबाना लहजे में कहा। इन दोनों का ख्याल रखो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर ये दोनों कोई हरकत करें तो उन्हें फौरन गोलियां मार देना, मिलर ने कहा। तो मिलस ने असबात में सर हिलाया और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर इन दोनों के उकम में खड़ा हो गया।
मील मुड़कर तेज तेज चलता हुआ पहले कमरे से फिर राहदारी से निकलता चला गया। बाहर सहन में आते ही उसने ट्रांसमीटर ऑन करने के लिए एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, रॉजर कॉलिंग फ्रॉम मास्टर रूम, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई थी। यस, मिलर अटेंडिंग यू, ओवर। मिलर ने करख्त लहजे में कहा। बॉस, मैं आपकी और इन दोनों की बातें सुन रहा था। कॉटर और लीसा आपसे झूठ बोल रहे हैं। कोड बॉक्स उन्होंने किसी के हवाले नहीं किया, ओवर। दूसरी तरफ से रॉजर की आवाज़ सुनाई थी तो मिलर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। अगर तुम उन्हें मुसलसल मॉनिटर कर रहे हो तो बताओ कि उन्होंने कोड बॉक्स कहाँ छुपाया है, ओवर। मिलर ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, मैंने यही बताने के लिए आपको कॉल किया है, ओवर। रॉजर ने कहा। बोलो कहाँ है कोड बॉक्स, ओवर। मिलर ने गुस्सेले लहजे में कहा। आप जिस सोफे पर इन दोनों के साथ बैठे हुए थे, रॉजर ने कोड बॉक्स इस सोफे के नीचे टेपियों की मदद से चिपकाया हुआ है, बॉस, ओवर। रॉजर ने कहा तो मिलर एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या तुम्हें यकीन है कि कोड बॉक्स उसी सोफे के नीचे चिपका हुआ है जिस पर मैं बैठा हुआ था, ओवर। मिलर ने कहा। यस बॉस, मैंने कॉटर को अपनी आंखों से कोड बॉक्स छुपाते देखा था, ओवर। रॉजर ने कहा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, नॉनसेंस, मुझे ख्वामख्वाह इतना वक्त ज़ाया करना पड़ा, ओवर। मिलर ने गुस्सेले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, तफसीलात बताते हुए आपको मैं कोड बॉक्स के बारे में बताना भूल गया था, ओवर। रॉजर ने कहा। अब इतनी भूलने की बीमारी का इलाज कराओ, नॉनसेंस, वरना चीफ तुम्हें गोली मार देगा, ओवर। मिलर ने गुर्रा कर कहा। यस बॉस, ओवर। रॉजर ने खौफ भरे लहजे में कहा और मिलर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। उसने ट्रांसमीटर जेब में रखा, फिर वो वापस इस कमरे की तरफ बढ़ता चला आया जहां कॉटर और लीजा कुर्सियों पर बंधे हुए थे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई ताकतवर और फौलादी जिस्म पूरी कुव्वत से इससे आ टकराया हो। उसके मुंह से यकलख जोरदार चीख निकली और वो उछलकर पहलू के बल साइड पर गिरता चला गया और दूसरे लम्हे एक ताकतवर वजूद इस पर छाता चला गया। जूलिया और उसके साथी चंगेज दादा को अकेला आते देखकर चौंक पड़े। वो बाहर पहुंचकर इमरान ही का इंतजार कर रहे थे। इमरान साहब कहाँ है? सफदर ने चंगेज दादा से मुखातिब होकर पूछा। उन्हें रास्ते में कुछ याद आ गया था, वो वापस लेबॉर्ट्री में चले गए हैं। चंगेज दादा ने जवाब दिया। लेबॉर्ट्री में? क्यों? अब लेबॉर्ट्री में क्या रखा है जिसके लिए वो दोबारा अंदर गया है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, चंगेज दादा ने कहा। क्या मैं अंदर जाकर देखूं? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, वो कुछ देर में खुद ही वापस आ जाएगा, जूलिया ने कहा। तो कैप्टन शकील ने असबात में सर हिलाया और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने इमरान को वापस आता देखा। इमरान के कांधे पर डॉक्टर कासिम की लाश थी। उसके चेहरे पर एक पूरी इसरार मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अगर तुम्हें डॉक्टर कासिम की लाश उठाकर लानी थी तो हमें बता देते, हम उठाकर ले आते, तनवीर ने कहा। इमरान ने इसकी बात का कुछ जवाब ना दिया। उसने लाश सामने मौजूद एक चट्टान पर डाल दी। ये देखकर वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े कि डॉक्टर कासिम का चेहरा बदला हुआ था। ये क्या? इसका चेहरा कैसे बदल गया? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मेकअप में था, मैंने इसका मेकअप साफ किया है, इमरान ने जवाब दिया। ओह हाँ, ये यहाँ खान बाबा बनकर रह रहा था, जूलिया ने कहा। तुमने शायद इसको खान बाबा वाला मेकअप साफ किया है, तनवीर ने कहा। हाँ, लेकिन अभी इसका चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, इमरान ने कहा। पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। बाकी सभी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे जिसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये डबल मेकअप में है, इमरान ने कहा। डबल मेकअप? क्या मतलब? सफदर ने चौंक कर कहा। इसने एक मेकअप पर दूसरा मेकअप कर रखा है। मैंने इसका एक मेकअप तो साफ कर दिया, लेकिन इसका असल चेहरा अब भी मेकअप में छुपा हुआ है। क्यों चंगेज दादा, मैं सच कह रहा हूँ ना, इमरान ने पहले इन सबसे और फिर चंगेज दादा की तरफ देखते हुए कहा। तो चंगेज दादा चौंक पड़ा। मैं नहीं जानता जनाब, लॉर्ड साहब ने मुझे तो इनसे इसी चेहरे से मिलाया था जो आपने साफ कर दिया, चंगेज दादा ने कहा। तुम्हारा मतलब है तुमने उसका असल चेहरा नहीं देखा था, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, चंगेज दादा ने कहा। तो फिर उसके चेहरे पर दोहरा मेकअप किसने किया था? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं नहीं जानता, इस काम के लिए लॉर्ड साहब ने किस स्पेशल मेकअप करने वाले की ही मदद ली होगी, चंगेज दादा ने कहा। और वो स्पेशल मेकअप करने वाले तुम हो, इमरान ने कहा। तो चंगेज दादा उछल पड़ा और कई कदम पीछे हट गया। मैं नहीं जनाब, मैं तो लॉर्ड साहब का एक मामूली सा वर्कर हूँ, मेकअप करना मेरे बस की बात नहीं, और वो भी दोहरा मेकअप, चंगेज दादा ने कहा। तो इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, अपने दोनों हाथ दिखाओ, इमरान ने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हाथ? लेकिन क्यों? चंगेज दादा ने कहा।
जो कहा जा रहा है इस पर अमल करो वरना। तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा और मशीन पिस्टल उसकी तरफ उठा दिया। मशीन पिस्टल का रुख अपनी तरफ देखकर चंगेज़ दादा बौखला गया। उसने फौरन दोनों हाथ उठाकर इमरान के सामने कर दिए। सीधे नहीं उल्टे हाथ दिखाओ, इमरान ने कहा तो चंगेज़ दादा ने खौफ से हलक में थूक निकला और अपने हाथ उल्टा दिए। इमरान आगे बढ़ा, गौर से उसके हाथों की उंगलियां, उसके नाखून देखने लगा। फिर उसने चंगेज़ दादा के हाथ छोड़े और पीछे हट गया। तनवीर, इसे गोली मार दो, इमरान ने संजीदगी से कहा तो इसकी बात सुनकर ना सिर्फ चंगेज़ दादा बल्कि उसके साथी भी चौंक पड़े। गोली? क्या मतलब? यह आप क्या कह रहे हैं इमरान साहब? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप अपने साथी को मुझे गोली मारने का कह रहे हैं? चंगेज़ दादा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं झूठों को जिंदा नहीं छोड़ता, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। झूठ? क्या मतलब? मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? चंगेज़ दादा ने चौंक कर कहा। यही कि तुम मेकअप करना नहीं जानते। तुम्हारे हाथों की बनावट और ख़ास तौर पर तुम्हारी उंगलियों के नाखूनों में मुख्तलिफ रंगों के लोशंस और केमिकल्स लगे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि तुम मेकअप एक्सपर्ट हो, इमरान ने कहा तो चंगेज़ दादा ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। हाँ, मैं मेकअप करना जानता हूँ, उसने एक तवील सांस लेकर कहा। तुमने ही डॉक्टर कासिम का मेकअप किया था? इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने ही इसका मेकअप किया था, चंगेज़ दादा ने जवाब दिया। मैं इसके मेकअप का नहीं, डॉक्टर कासिम के मेकअप का कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। यह डॉक्टर कासिम ही तो है और मैं मान तो रहा हूँ कि इसका मेकअप मैंने किया है, चंगेज़ दादा ने जवाब दिया। चलो ये सही, जब मान रहे हो तो ये भी मान लो कि तुमने इसका डबल मेकअप किया है, एक मेकअप खान बाबा वाला और दूसरा ये मेकअप जो इसके चेहरे पर अब भी मौजूद है, इमरान ने कहा। नहीं, इसके चेहरे पर दूसरा कोई मेकअप नहीं, मैंने इसके चेहरे पर खान बाबा का ही मेकअप किया था, चंगेज़ दादा ने जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यही डॉक्टर कासिम का असली चेहरा है, इस चेहरे के पीछे दूसरा कोई चेहरा नहीं, इमरान ने उसी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, यही डॉक्टर कासिम का असल चेहरा है, चंगेज़ दादा ने बाएतमाद लहजे में कहा। अगर मैं साबित कर दूं कि डॉक्टर कासिम का ये असल चेहरा नहीं, उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है, और तुम क्या कहोगे? इमरान ने कहा तो चंगेज़ दादा के साथ साथ इमरान के साथी भी चौंक पड़े। क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि असल डॉक्टर कासिम नहीं है, जूलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, ये डॉक्टर कासिम का हमशक्ल है, लेकिन नकली हमशक्ल। डॉक्टर कासिम के इसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है, वो किसी का चेहरा है तो ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये डॉक्टर कासिम नहीं, इमरान ने कहा तो उसके साथियों के चेहरे पर हैरत के तासुरात नमूदार हो गए। अगर ये डॉक्टर कासिम नहीं है तो फिर असल डॉक्टर कासिम कहाँ है? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस सवाल का जवाब लॉर्ड सिकंदर के पास बल्कि मेरे ख्याल में चंगेज़ दादा के पास होना चाहिए, क्योंकि चंगेज़ दादा, इमरान ने कहा। नहीं, ये गलत है, अगर ये डॉक्टर कासिम नहीं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लॉर्ड साहब ने मुझसे इसी का मेकअप कराया था, फिर उसे मेरी मदद से यहाँ इस खुफिया ठिकाने पर पहुँचा दिया गया था। अब ये असल डॉक्टर कासिम है या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, चंगेज़ दादा ने कहा। इसलिए मैं अपने साथी से कह रहा हूँ कि तुम्हें गोली मार दी जाए, क्योंकि तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। यह आपकी गलत फहमी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आप मेरे साथ लॉर्ड हाउस चलें, मैं लॉर्ड साहब से अपनी सच्चाई की तस्दीक करा दूंगा, चंगेज़ दादा ने इस बार मुंह बनाकर कहा। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए मैं 101 तरीके जानता हूँ, और अब तुम खुद ही हमें सच्चाई बताओगे, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। इमरान ने रिवॉल्वर का चिम्बर खोला और उसमें मौजूद सारी गोलियां बाहर निकाल ली। ये आप क्या कर रहे हैं इमरान साहब? चंगेज़ दादा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी बताता हूँ, इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। उसने चेम्बर से सारी गोलियां निकालकर अपनी जेब में डाली और फिर उसने एक गोली उंगलियों में पकड़ ली। ये गोली देख रहे हो? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन ये गोली आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? चंगेज़ दादा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो सकता है कि इस गोली पर तुम्हारा नाम लिखा हो, इमरान ने उसी इत्मीनान से कहा। गोली पर मेरा नाम? मैं समझा नहीं, चंगेज़ दादा ने होंठ चबाते हुए कहा। अभी समझ जाओगे, इमरान ने कहा, और फिर उसने गोली रिवॉल्वर के चेम्बर में डाली और चेम्बर एक झटके से बंद कर दिया। चेम्बर बंद करते ही उसने चेम्बर को दूसरे हाथ की हथेली पर रगड़ते हुए उसे तेज़ तेज़ घुमाना शुरू कर दिया। चंद्र में वो चेम्बर घुमाता रहा, फिर उसने रिवॉल्वर का रुख यकलक चंगेज़ दादा की जानिब कर दिया। क्या मतलब? ये आप क्या कर रहे हैं इमरान साहब? रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ देखकर चंगेज़ दादा ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई ही सच बोल रहे हो या झूठ।
میں تمہیں 7 موقع دوں گا، یاد رکھنا گولی چل گئی تو تم اس دنیا سے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے؟ ریوالور سے سچ اور جھوٹ جاننے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ چنگیز دادا نے بھکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ احمقانہ طریقہ، عمران نے کہا۔ احمقانہ طریقہ کیا مطلب؟ چنگیز دادا نے حیرت سے کہا۔ جو طریقہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے احمقانہ طریقہ ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس وقت میرے ذہن میں تم سے سچائی اگلوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹریگر دبتے ہی ٹچ کی آواز سنائی تھی، لیکن اس آواز کو سنتے ہی چنگیز دادا نہ صرف بری طرح سے چیخ پڑا بلکہ وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ ارے کیا ہوا؟ تم تو بغیر گولی چلے ہی گر گئے ہو، یہ کھانا تو خالی تھا، عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں عمران صاحب، نہ جانے گولی کس کھانے میں ہے، اگر چل جاتی تو؟ چنگیز دادا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا، تو تم اس وقت اس دنیا سے کوچ کر جاتے، عمران نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ چنگیز دادا کے منہ سے پھر چیخ نکلی اور وہ فوراً نیچے جھک گیا۔ عمران صاحب، چنگیز دادا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس وقت عمران صاحب نہیں بلکہ ریوالور صاحب بول رہے ہیں، اور ابھی ان کے منہ سے بھاری بھرکم آواز نکلی، جب نکلے گی تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ میں چنگیز دادا نے ہکلاتے ہوئے کہا، تو عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ اس بار چنگیز دادا کا جیسے خون خشک ہو گیا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ گڈ، ریوالور صاحب نے 3 بار خاموش رہ کر تمہیں سچا ثابت کر دیا، اب بس 4 بار اور۔ ریوالور میں 8 خانے ہیں، ایک خانے میں گولی ہے، اگر میں نے 4 بار اور ٹریگر دبایا اور گولی نہ چلی تو میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا کہ تم واقعی سچ بول رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی، جسے سن کر چنگیز دادا کانپ اٹھا۔ آپ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چنگیز دادا نے اسی طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ کہنا نہیں، پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ چنگیز دادا نے کہا کہ اصل ڈاکٹر قاسم کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی اصل ڈاکٹر قاسم ہے، اس کے سوا میں کسی اور ڈاکٹر قاسم کو نہیں جانتا، چنگیز دادا نے کہا، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے پھر چیخ نکل گئی۔ لگتا ہے اس بار بھی تم نے سچ ہی بولا ہے، عمران نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی سے اس کی اور چنگیز دادا کی باتیں سن رہے تھے، ان میں سے کسی نے بھی ان کی باتوں میں دخل دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب صرف 3 چانس رہ گئے ہیں، آخری 3 چانس، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا، ساتھ ہی اس نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو اس بار چنگیز دادا بری طرح سے چیخ اٹھا۔ رک جائیں عمران صاحب، خدا کے لیے رک جائیں، ٹریگر نہ دبائیں، میں سمجھ گیا، مجھ پر نفسیاتی دباؤ ڈال رہے ہیں اور مجھ پر جان بوجھ کر بلینک فائر کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں، چنگیز دادا نے چیختے ہوئے کہا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اصل ڈاکٹر قاسم نہیں ہے، چنگیز دادا نے کہا۔ اس کا جواب سن کر جولیا اور اس کے ساتھ ہی بری طرح سے اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ اصل ڈاکٹر قاسم نہیں ہے تو کون ہے یہ، اور اصل ڈاکٹر قاسم کہاں ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لارڈ سکندر کا آدمی ہے جو ڈاکٹر قاسم کے بیکر میں یہاں جعلی کوڈ باکس سمیت بٹھایا گیا تھا تاکہ ہم یہاں آئے تو یہ آسانی سے کوڈ باکس ہمارے حوالے کر دے، ہم اسے کوڈ باکس لے کر اور مطمئن ہو کر چلے جائیں۔ اس کے بعد جو کوڈ باکس تھا وہ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا اصل کوڈ باکس ہے۔ ظاہر ہے جب یہ ڈاکٹر قاسم کے روپ میں کوڈ باکس ہمارے حوالے کر دیتا تو ہمیں اسے لے جا کر چیک ہی کرتے رہ جاتے، غلط کوڈ پریس کرنے کی صورت میں کوڈ باکس بلاسٹ ہو جاتا جس کا مورد الزام ہمیں ہی ٹھہرایا جاتا، اور یہ بات عام ہو جاتی کہ ڈاکٹر قاسم ایکریمیا کی اسپیشل لیبارٹری سے جو کوڈ باکس چوری کر کے لایا تھا وہ سیکرٹ سروس کی وجہ سے بلاسٹ ہو چکا ہے۔ یہی بات ایکریمیا اور ان ایجنٹوں تک پہنچ جاتی جو کوڈ باکس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر قاسم کو مستقل طور پر غائب کر دیا جاتا تاکہ انہیں غیر ملکی ایجنٹوں سے بچایا جا سکے، اور چونکہ ان کی نظر میں کوڈ باکس تباہ ہو چکا ہوتا اس لیے ان کی نظروں میں ڈاکٹر قاسم کے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا رہتا، عمران نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ لارڈ سکندر یہ سب کر کے ہمیں اور دنیا بھر کے ایجنٹوں کو ڈاچ دینا چاہتا تھا، جولیا نے کہا۔ ہاں، ایسی ہی گیم میں نے بھی کھیلنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن لارڈ سکندر مجھ سے بھی 2 جوتے آگے ہے، اس نے یہی گیم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ذریعے کھیلنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ یہ سب ہو جاتا تو واقعی دنیا بھر کے ایجنٹ جو اس کوڈ باکس کے پیچھے آئے ہوئے ہیں یہ آنے والے تھے، وہ ہمیں رک جاتے اور لارڈ سکندر نہ صرف اصل ڈاکٹر قاسم کو بچا لیتا بلکہ کوڈ باکس بھی اس کے پاس محفوظ رہتا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ساری گیم لارڈ سکندر نے ہی کھیلی ہے؟ تنوین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
लॉर्ड सिकंदर जिस तरह पहले मुंह खोलने का नाम ले रहा था, लेकिन फिर उसने X2 का नाम सुनते ही मुझे डॉक्टर कासिम और इस खुफिया ठिकाने के बारे में बताना शुरू कर दिया और ये हमारी मदद के लिए चंगेज़ दादा को हमारे साथ भेज दिया। तो मुझे इस पर शक हुआ था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि लॉर्ड सिकंदर मेरे साथ डॉचिंग गेम खेल रहा है, इसलिए मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था। तो सबको लेकर चंगेज़ दादा के हमरा यहाँ आ गया था। यहाँ आकर जब मैंने डॉक्टर कासिम की लाश देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये डॉक्टर कासिम नहीं है। मैंने उसके चेहरे से खान बाबा का मेकअप साफ कर दिया। चंगेज़ दादा ने उसके चेहरे पर दोहरा मेकअप कर रखा था और ये मेकअप मैंने इस कदर एक्सपर्ट है कि उसने इस आदमी के चेहरे पर डॉक्टर कासिम का जो मेकअप किया हुआ है, आम नज़र से देखने पर मेकअप का पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ भी धोखा खा गया था। फिर जब मैं तुम सबको बाहर भेजने के बाद चंगेज़ दादा के साथ बाहर आ रहा था तो अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। वो ख्याल था कि मुझे बनने वाले डॉक्टर कासिम के बाएं हाथ का अंगूठा खासा छोटा दिखाई दिया था, जैसे ये पैदाइशी छोटा है। मैंने डॉक्टर कासिम की तस्वीरें देखी हुई थी। इन तस्वीर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि उसके बाएं हाथ का अंगूठा छोटा है। बस ये ख्याल आना था कि मैं वापस लेबॉर्ट्री में आ गया और वहाँ जाकर मैंने जब इसका चेहरा दोबारा चेक किया तो मुझे मालूम हो गया कि ये डॉक्टर कासिम नहीं बल्कि इस पर डॉक्टर कासिम का मेकअप किया गया है। मैंने लेबॉर्ट्री में जाने से पहले खामोशी से चंगेज़ दादा की जेब से उसका सेलफोन उड़ा लिया था। अंदर जाकर मैंने लॉर्ड सिकंदर को चंगेज़ दादा की आवाज़ में फ़ोन किया तो मुझ पर सारी बात वाज़ेह हो गई। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा और अपनी जेब से सेलफोन उड़ाने का सुनकर चंगेज़ दादा चौंक पड़ा। उसने फ़ौरन अपनी जेबें टटोलनी शुरू की। इमरान ने कोट की जेब में हाथ डाला और एक सेल फोन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अपना सेल फोन इमरान के हाथ में देकर चंगेज़ दादा का रंग जर्द हो गया। क्या आपने सचमुच लॉर्ड साहब से मेरी आवाज़ में बात की थी? चंगेज़ दादा ने हकलाते हुए कहा। हाँ, लॉर्ड साहब का कहना था कि अगर तुमने हम सबको डॉच दे दिया है तो हमें जल्द से जल्द वहाँ से हटा दो ताकि इस इलाके में मौजूद सेकंड पॉइंट पर मौजूद असल डॉक्टर कासिम इत्मीनान और सुकून से काम करता रहे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो चंगेज़ दादा बेइख्तियार होंठ मींच लिए। हमारे आने से पहले यहाँ एक्रीमियन एजेंटों ने हमला किया। वो शायद उसे असल डॉक्टर कासिम समझ बैठे थे। उन्होंने इससे कूल बॉक्स लिया और उसे डॉक्टर कासिम समझकर गोली मार कर निकल गए। सफदर ने कहा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। इमरान ने कहा। वो यहीं कहीं मौजूद है सेकंड पॉइंट पर, लेकिन सेकंड पॉइंट कहाँ है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। चंगेज़ दादा ने कहा तो इमरान ने एक बार फिर रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया। इस बार भी रिवॉल्वर से टिच की आवाज़ निकली थी, लेकिन चंगेज़ दादा का रंग हल्दी की मान जर्द पड़ गया था। बताओ, वरना इस बार गोली चल गई तो तुम्हारी खोपड़ी नारियल की तरह फट जाएगी। इमरान ने घुरा कर कहा। मैं चंगेज़ दादा ने हकला कर कहा तो इमरान ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और चंगेज़ दादा चीखता हुआ एक बार फिर नीचे गिर गया। बस अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं। मैं अब सिर्फ 3 तक गिनूंगा और उसके बाद तुम्हारा खेल ख़त्म। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इसका लहजा इस कदर सख्त था कि चंगेज़ दादा काम कर रह गया। नहीं, ट्रिगर ना दबाना, मैं बताता हूँ। चंगेज़ दादा ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। जल्दी बताओ वरना। इमरान ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। सेकंड पॉइंट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रांगो जंगल में है। चंगेज़ दादा ने कांपते हुए लहजे में कहा। चलो हमारे साथ और बताओ रांगो जंगल कहाँ है और वहाँ से सेकंड पॉइंट में जाने वाला रास्ता कहाँ है। इमरान ने घुरा कर कहा तो चंगेज़ दादा कांपता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मैं आपके साथ वहाँ नहीं जा सकता। मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ, आप खुद वहाँ चले जाएं। अगर लॉर्ड को मालूम हो गया तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट के बारे में बताया है तो वो मुझे फ़ौरन गोली मार देगा। चंगेज़ दादा ने खौफ भरे लहजे में कहा। घबराओ नहीं, इस मामले में तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। तुम एक बार डॉक्टर कासिम के पास पहुंचा दो, उसके बाद लॉर्ड सिकंदर से हम खुद निपट लेंगे। इमरान ने कहा। लेकिन चंगेज़ दादा ने कहना चाहा। अब लेकिन ख़त्म करो और हमारे साथ चलो। ऐसा ना हो कि लॉर्ड सिकंदर के साथ तुम भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एताब का शिकार बन जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुमसे जो कहा जा रहा है इस पर अमल करो, वरना। जूलिया ने घुरा कर कहा तो चंगेज़ दादा ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। ठीक है, आए मेरे साथ, चंगेज़ दादा ने कहा। वो झील के किनारे से होते हुए सामने मौजूद मैदानी इलाके की तरफ बढ़े जहां वो दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। वो दूसरा जंगल था जो पहले जंगल से कदरे बड़ा और घना था। जंगल में पहुंचकर वो रुक गए और फिर चंगेज़ दादा दरख्तों के झुंड में ज़मीन के खाली किते की तरफ आ गया जो दरख्तों के दायरे में घिरा हुआ था। नीचे ज़मीन सपाट थी। सेकंड पॉइंट में जाने का खुफिया रास्ता यहाँ है, चंगेज़ दादा ने कहा। लेकिन ये तो सपाट ज़मीन है, जूलिया ने कहा।
जी हाँ, चंगेज़ दादा ने कहा। ये खुफिया रास्ता कैसे खुलता है? इमरान ने पूछा। मैं खोलता हूँ, चंगेज़ दादा ने कहा और तेज़ी से एक दरख्त की तरफ बढ़ा। उसने दरख्त के करीब आते ही इसकी जड़ में मखसूस अंदाज में ठोकर मारी तो अचानक गिड़गिड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन के खाली हिस्से में उन्होंने एक चौखट्टा सा बनते देखा। ये चौखट्टा संदूक के किसी ढक्कन की तरह ऊपर उठ रहा था। जैसे ही चौखट्टा ऊपर उठा, उन्हें सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखाई दी। अभी रास्ता खुला ही था कि अचानक दरख्तों के ऊपर से चंद स्याहपोश छलांग लगाकर नीचे आ गए। इनके हाथों में मशीन गनें थी। नीचे आते ही उन्होंने इन सबको अपने घेरे में ले लिया। उनके चेहरे पर भी नकाब थे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और उन्हें लॉर्ड साहब ने यहाँ भेजा है। और चंगेज़ दादा ने आगे बढ़कर कहा तो स्याहपोशों ने अपनी गनें नीचे कर ली। यस बॉस, लेकिन लॉर्ड साहब ने हमें आपके और इनकी आमद की कोई इत्ला नहीं दी, एक स्याहपोश ने कहा। इत्ला नहीं दी तो क्या हुआ, मैं तो उनके साथ हूँ ना, चंगेज़ दादा ने गुर्रा कर कहा तो नकाबपोश ने असबाब में सर हिला दिया। तुम सब यही रुको, मैं उनके साथ नीचे जाता हूँ। इमरान ने अपने साथियों को आई कोड में इशारा करते हुए कहा तो इसका इशारा देखकर वो सब वहीं रुक गए। Like, comment, share, press the bell icon